इंटीजर सेट Z कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 2 क्रॉस 3 यानी Z क्रॉस 2 3 इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर सेट है। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं, यानी क्या ये दोनों सेट का पोटेंशियल या कहीं दोनों की कार्डिनलिटी आपस में एक बराबर है या नहीं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले Z क्रॉस 2 3 ये तैयार करते हैं। अगर इंटीजर के सेट Z को लिखा जाए तो Z को हम दो हिस्से में तोड़ के लिखते हैं। एक तरफ तो इधर लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू 100, या इसके पहले नेचुरल सीखना चाहो तो पहले नेचुरल को सीख लो। जैसे ये हटा इसकी जगह पर नेचुरल कर, नेचुरल नंबर का सेट n क्रॉस 2 3 इज इक्विवेलेंट टू n। Z का बाद में कर लेंगे, पहले इसका निकाल। तो सबसे पहला काम करते हैं, इधर नेचुरल का सेट तैयार करते हैं। n 1 2 3 4 5 अप टू 100। एक हिस्सा ये ऐसे ही चलता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा, फिर यहीं से कट करेंगे। दूसरा इसी में तैयार करें 1 2 3 4 अप टू 100 ऑन n 100 चलता जाएगा। इधर हम वो सेट लिख रहे हैं जो दूसरा दिया गया है। ये सेट है 2 3, तो इसके दो पॉइंट, एक तो इसका पॉइंट 2 है और अगला पॉइंट इसका 3 है। वन पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है या कार्टेशियन का ये प्रोडक्ट आपको ये कहेगा कि आप जो भी तैयार करो वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर के सेट n से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे दिए गए सेट से आएगा। तो बारी बारी कंपेयर करें या एक को एक के साथ ज्वाइन करते हैं। 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 2 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 3 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 4 का बनेगा 2 के साथ, 5 का भी पेयर 2 के साथ। इस तरीके से ये ऑनवर्ड चलता रहेगा और सारे नेचुरल नंबर का पेयर बनेगा 2 के साथ। पहला तो ये तैयार हुआ। उसके बाद जो अगले एलिमेंट तैयार होंगे उसमें फिर जब ये सारे खत्म होंगे, हालांकि खत्म तो होने वाले हैं नहीं, तो एक सिंबॉलिक तौर पर इनके लिए जब बात आएगी 1 का पेयर 3 के साथ, फिर इसी तरह 2 का पेयर 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, सो ऑन n का भी पेयर 3 के साथ। यानी जो सेट तैयार हुआ है इस सेट की बात कर रहे हैं। ये सेट हमारे पास आ रहा है n क्रॉस 2 3 इज इक्वल, ध्यान देना इसके एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 अगला 2 2 फिर अगला 3 2 फिर अगला 4 2, इस तरीके से ऑनवर्ड चलते हुए n2 अप टू 100 चलता जाएगा। लेकिन यहाँ जब ये ऐसे ही चलेगा फिर अगला पेयर 3 के साथ बनेगा। 3 के साथ देखा जाए तो क्या बनेगा 1 3, फिर अगला 1 होगा 2 3, अगला 3 3, अगला 4 3, सो ऑन, इस तरीके से n3 और ऐसे ही चलता रहेगा। ये पूरा सेट पूछा जा रहा है क्या इस सेट के और n के बीच में इक्विवेलेंट का ये सिंबल लागू हो सकता है या नहीं। सिंबल कहें क्या कहें कि क्या दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंशियल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बात वही आती है, अगर इनको इक्विवेलेंट दिखाना है तो हमको इस दोनों दिए गए सेट के बीच में एक बाइजेक्शन को एग्जिस्ट कराना होगा, यानी 1 1 ऑन्टो मैप एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। ध्यान देना किया कैसे जाएगा। इसी सेट के एलिमेंट को दो हिस्से में काट करके लिखते हैं। जैसे अगर हम इसे लिखें तो कुछ ऐसा है 1 2, ठीक, फिर कौन 1 3, यानी 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ। अगला देखना 1 का पेयर अब की बार 2 का पेयर 2 के साथ और इधर 2 का पेयर 3 के साथ। इसी सेट के एलिमेंट को दो हिस्से में बांटते हैं। इधर 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, 4 का पेयर 2 के साथ, 4 का पेयर 3 के साथ, सो ऑन चलते हुए। अब गौर करना इधर हम कर रहे हैं n का पेयर 2 के साथ, तो इसी तरीके से यहाँ भी होगा n का पेयर 2 के साथ और अप टू सो ऑन, ये ऐसे ही चलता है। क्या सेम चीज यही लिखी गई है कि नहीं? कहाँ पर? अरे सॉरी, n का पेयर 3 के साथ सेम चीज है, कोई फर्क नहीं। नंबरिंग करते हैं, उसी नंबरिंग से पता चल जाएगा कि इनके बीच में मैपिंग क्या होने वाली है। अगर इसको कहें गिनती की शुरुआत, इसको कहें 1 या इसे असाइन करें 1 से और इसको असाइन करें 2 से, इसे असाइन करें 3 से, इसे करें 4 से, इसे 5 से, इसे 6 से, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये अब तो सॉल्व चलता जाएगा। अब रूल पता करना, रूल क्या है, ये 1 है, ये भी कितना है, ये 2 है तो ये कितना है 3। अगला देखना ये 5 है तो ये सॉरी ये 3 है तो ये कितना है 5। लास्ट में ये 4 ये 7। एक रूल मिल रहा है, एक रूल याद करो, ये जितना है उसका 2 गुना करो, 4 दूनी 8 और 1 कम करो 7। यहाँ देखना इसका 2 गुना करो, 3 दूनी 6 और 1 कम किया 5। 1 का 2 गुना करो 2 और 1 कम करो 1।
तो इसका मतलब अगर ये n है तो पहले इसका 2 गुना करें 2n और 1 कम करें 2n माइनस 1, तो ये बैठ रहा है यहाँ पर 2n माइनस, कोई दिक्कत। अगला देखना 1 है तो 2 गुना है, 2 है तो 2 गुना 4, 3 है तो 2 गुना 6, 4 है तो 2 गुना 8, बढ़ता जा रहा है, सब 2 गुने हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कितना होगा 2n। रूल क्या मिला? रूल बेटा है कि जिस वक्त आपका ये सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पॉइंट, ये जब जब आपका 2 बना हुआ है तब तक जनरल टर्म है 2n माइनस 1 आप असाइन कर रहे हैं, और जब जब ये 3 है तब तक आप क्या असाइन कर रहे हो 2n असाइन कर रहे हो। यानी जो हमें रूल मिलता है मैपिंग वो ये मिली, therefore f be the mapping from नेचुरल से इसके बीच में असाइन करें या इनसे नेचुरल के बीच में, ये सोच करके जवाब देना। हम कर रहे हैं, पहले हमने ये सेट तैयार किया, इस सेट के एलिमेंट के ऊपर हम नेचुरल नंबर को रखते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब लिखना चाहें तो ऐसे रैंडमली दिखाते हैं f ऑफ n a इज इक्वल, इसके लिए असाइन किसको कर रहे हैं, इसके लिए 2 नंबर असाइन कर रहे हैं। जिस वक्त a इज इक्वल टू 2 है उस वक्त आप इस पर असाइन किसको कर रहे हो, सोचो a इज इक्वल टू 2 पर n के लिए 2n माइनस 1 असाइन, 2n माइनस, क्लियर हुआ। और जिस वक्त a इज इक्वल टू कितना हुआ 3 हुआ, यानी जब हमारा a इज इक्वल टू 3 हो गया तो उस वक्त हम असाइन कितना कर रहे हैं 2n। और सब बात है ये मैपिंग 1 है 8, क्लियर हुआ। लिख लो फटाफट, यहाँ पर लिख देना क्लियरली, विच इज क्लियरली 1 1 8। So n cross 2 3 is equivalent to natural number set n। ये लो कर लो पहले, अगला इसी को जनरलाइज कर रहे हैं। बाय द वे किसी ने यहाँ 2 3 के अलावा कुछ और रख दिया तो इन जनरल हो, अगर यहाँ पर किसी ने a रख दिया और b रख दिया, ऑब्वियस बात सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट तो होगा नहीं, तो तय है a और b आपस में बराबर नहीं है। चाहो तो यहीं पर लिख देना a डज नॉट इक्वल टू b। उस दिन के केस में देखना तब ये a नजर आएगा और ये b नजर आएगा, और अब जहाँ जहाँ पर 2 था उस सब की जगह पर कितना हो जाएगा a, ये सब खत्म, यहाँ 3 भी हट जाएगा, 3 की जगह पर हम b रख देंगे, तो ये तो हो गया a a a a a, और इनकी जगह पर b कर दे रहे हैं, ये सारे b हो गए। ठीक, अब जो मैपिंग डिफाइन होगी अब इस तरीके से डिफाइन होगी, f ऑफ nx कर देना इसको। रीजन, पिछली बार हमने a लिख दिया तो हम साइड में बता देते a इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 3, अब की बार दोनों अननोन क्वांटिटी लिए हैं, तो जब दोनों अननोन क्वांटिटी लिए हैं तो इसको हम nx कर दे रहे हैं, जहां पर x या तो a हो सकता है या तो b हो सकता है। तो यहाँ पर असाइनमेंट देखना कैसे होगा, ये सारे 2 वाले हम खत्म कर दे रहे हैं, और इसी तरीके से ये 3 खत्म हो गया है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर अपने को नजर आएगा a और यहाँ नजर आएगा b, ये सारे b हो गए। अब की बार रूल फिर से वापस साफ सुथरा नजर आ रहा है। अब असाइन हो रहा है f ऑफ nx इज इक्वल टू, ध्यान देना इसको x देखो, तो f ऑफ nx 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 nx, ऐसा जिस दिन x इज इक्वल टू a है उस दिन n आने पर कितना असाइन हो रहा है 2n माइनस 1। तो यानी जिस दिन x इज इक्वल टू a होगा उस दिन आप असाइन कर रहे हैं 2n माइनस 1, और जिस दिन यही b हो रहा है उस दिन n आने पर कितना असाइन हो रहा है 2n। यानी अगर हम इसको अब कह दें x इज इक्वल टू b देन दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर है, रिमार्क करके ये बात करना, लिखना रिमार्क। इन जनरल ये n क्रॉस सेट AB, n क्रॉस सेट AB is equivalent to n, is equivalent to n, and we can use, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, we can use map, we can use map, ये बात है ना, we can use map f from n
क्रॉस AB टू N इस दिए गए सेट से नेचुरल नंबर के सेट के बीच में जिस मैपिंग को हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैपिंग ये सामने है, ये लिख देना। बाकी सारी बातें लिखने की कोई नीड नहीं। ये चीज बगल में बनी हुई ना, इसमें कुछ किताबों में ट्री डायग्राम कहा जाता है। ये आसान तरीका होता है जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो आप इस तरीके से करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला ये दिखाने चल रहे हैं, कोई भी दो इंटरवल में अगर उनके दोनों किनारे डिफरेंट हैं, चाहे ओपन इंटरवल ए बी लिया जाए और ओपन इंटरवल सी डी लिया जाए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्लोज्ड इंटरवल सी डी लिया जाए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी ओपन इंटरवल सी डी लिया जाए, दो इंटरवल अगर दिए गए हैं और दोनों किनारे डिफरेंट हैं तो ये हमेशा आपस में इक्विवेलेंट होंगे, यानी जो कार्डिनलिटी पहले इंटरवल की होगी वही कार्डिनलिटी दूसरे वाले इंटरवल की भी रखी जाएगी। अब इसे दिखाना चाहिए, ये हो गया। कल ग्रुप में यही सेंड किए, इसी का जवाब कल ग्रुप में मांग रहे थे। ग्रुप में तुम हो ग्रुप में जिसमें कल इसको भेजे हुए थे। Is equivalent to open interval CD. Is open interval AB is equivalent to open interval CD. निकालने का तरीका जो होगा ठीक उसी तरीके को क्लोज इंटरवल पर भी लगा सकते हैं, ओपन पर भी लगा सकते हैं, ओपन क्लोज पर। जैसे अगर हम चाहें तो आप इसको हटा करके ना इसकी जगह पर क्लोज भी ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। ये हर एक के लिए ये बात सही होगा और ये फॉर्मूला जनरलाइजेशन है, बशर्ते दोनों किनारे डिफरेंट होने चाहिए। दोनों किनारे जिस दिन सेम हो जाते हैं, जैसे ये किसी ने कह दिया ना क्लोज्ड इंटरवल ए ए, तो ऐसे केस में सिंगलटन सेट बन जाएगा। अगर किसी ने कह दिया ओपन इंटरवल ए ए, तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा, क्योंकि एक ही किनारा आपके पास था, आपने उसको भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए इसका केस नहीं है। चाहे क्लोज लो चाहे ओपन, निकालने का तरीका ये है कि अब अगर हमें मैपिंग चाहिए, नॉर्मली ये मैपिंग से दिखा सकते हैं, ठीक। अगर मैपिंग दिमाग में ना आ रही हो तो केवल एक बात याद रखना कि आपको 2D में दो पॉइंट दिए गए हैं और दो पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। अगर पहला पॉइंट दिया जाए x1, y1, दूसरा पॉइंट दिया जाए x2, y2, तो दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट कितना होता था, याद करो। अरे भूल गए कितना, y2 माइनस y1, सोच लो, ये था लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। कितना वापस बोलो, कितना x1 प्लस x2 अपॉन 2, नहीं ये तो मिड पॉइंट निकाले जाते थे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट होते थे लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। अरे ये सबसे सिंपल वाले फॉर्मूले बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन 2 वैसा ना, अभी भी गड़बड़ी रोक रहे, इत्मीनान सोचो, कम से कम इतनी आसान चीज़ें ना भूलो। कॉर्नर पर कहीं ये फार्मूला नोट करो, सबसे बेसिक चीज़ है ये ना भूलना, ये भूल गए तब तो फिर सब बवाल को देखना। हम इतना कर रहे हैं, ये दोनों इंटरवल जो हम लिए हुए हैं इस पर नंबर लाइन के ऊपर सर्च नंबर लाइन करें, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के ऊपर रखते हैं। पहला इंटरवल हमारा कौन सा है, ए बी, ये रहा। दूसरा कौन है, सी डी, ऐसा। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम फार्मूला किस तरीके से निकालोगे। चाहो तो ए बी एक साथ, सी डी एक साथ, दो पॉइंट हो गए, और चाहो तो ऐसा सोच लो कि ए पर आपको सी मिला और बी पर आपको डी मिला, दोनों ही टाइप में ये फार्मूला चल जाएगा। हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि ये पहला पॉइंट ए बी है, दूसरा पॉइंट सी डी है, और सोचो ऐसे केस में ए से आगे बढ़ रहे हैं तो
ए के ऊपर यहाँ और सी के पास ये रहा एक पॉइंट, और इसी तरीके से बी के ऊपर यहाँ आए और ये बी के आगे यहाँ 2 पॉइंट और ये लाइन, इतने से ही मेरा काम। इसी लाइन का इक्वेशन निकाल दो। लाइन का इक्वेशन मिलते ही मैपिंग मिल चुकी है जो कि 1 बना है। सारा मामला ये क्लियर है ये बात है। जब तक लाइन का इक्वेशन नहीं याद होगा तब तक इसके फार्मूले खाली रटने भर के होंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं। और सामने फार्मूला लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। इस फार्मूले को अप्लाई करो, मैपिंग तुमको ऑलरेडी y बराबर fx का फॉर्म मिल जाएगा। अप्लाई करो, चलो लिखना लैंग्वेज में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉल्यूशन है इसका। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू the given points, equation of straight line passing through the given point। 2 पॉइंट दिए गए, सुनो ऐसा ले ए सी। इस पॉइंट को अगर देखें तो ये पॉइंट कौन है, ए कॉमा सी, क्योंकि जब x पर a है तो y पर उस वक्त कितना c था, और इसी तरह जब x पर b है तो y पर कितना है b है। तो a c और ये हो गया b d। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a c एंड b d हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को इसी फार्मूले के ऊपर अप्लाई करो और देखो लाइन का इक्वेशन क्या आता है। ये हमें कितना मिलेगा, ये हमको मिलेगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्या ऐसे ही लिखते हैं y माइनस y1 बोलो, y1 कितना है ये देखना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो y माइनस y1 यानी y माइनस c अपॉन x माइनस x1। x माइनस x1 का मतलब x माइनस a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 d माइनस c अपॉन अगला हिस्सा देखना कौन है, x2 माइनस x1 b माइनस a, ये सिंपल सा एक नंबर तो होगा d माइनस c अपॉन b माइनस a। दिस इंप्लाइज दैट, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y माइनस c इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो y माइनस c इज इक्वल टू d माइनस c अपॉन b माइनस a इंटू x माइनस a। ये रहा, c को उधर ले लो। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू d माइनस c अपॉन b माइनस a, ठीक, इंटू x माइनस a प्लस c। और अब ये फॉर्म मिल चुका है y इज इक्वल टू, गौर करना ये फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। x माइनस a की जगह पर अगर कैपिटल x लिखा जाए तो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है कि नहीं। और y इज इक्वल टू mx प्लस c होता क्या है, एक लाइन पासिंग, सॉरी एक लाइन होता है, ठीक, जो इंटरसेप्ट कितने का लेगा, c का इंटरसेप्ट का। अब सोचो ऐसे केस में हमें ये दिखाना है ये इंटरवल इसके इक्विवेलेंट है, हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। जिस वक्त हम यहाँ पर एक पॉइंट a लिए उस वक्त सोचो हमको इसी इंटरवल में एक पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग c मिला कि नहीं मिला। और जैसे थोड़ा आगे चल रहे, मान लो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट हमने कितना लिया x2, ये x1 था, ये x2। जब आपने x2 लिया तो सोचो यहाँ से ऊपर चलो, यहाँ कहीं पर टकराए, जहाँ टकराए हो इसके ठीक सामने जाओ, एक लाइन ड्रॉ करो। तो इसके ठीक सामने एक लाइन ड्रॉ करने पर क्या यहाँ भी एक पॉइंट y2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है तो एक पॉइंट यहाँ, इसके करस्पॉन्डेंस में ये आया। थोड़ा आगे फिर चलो, जैसे आगे चलोगे अब की बार फिर लाइन पर ऊपर आ गए, इस पॉइंट पर तो नहीं आएगा। तो ऊपर जाने पर सोचो यहाँ का एक पॉइंट चुने हैं तो दूसरे वाले इंटरवल में हमको एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब आप यहाँ एक स्टेप बढ़ रहे हो तो वहाँ भी एक स्टेप बढ़ रहे हो, सेम टू सेम 1 आंटो की करस्पॉन्डेंसी हो रही है। यानी यहाँ पर अगर खड़े होंगे तो सोचो यहाँ आए और यहाँ से ठीक सामने यहाँ पर, यानी इसके करस्पॉन्डेंस में एक पॉइंट फिर मिल गया कि नहीं। तो तय बात है इस इंटरवल में जितने पॉइंट होंगे सबके करस्पॉन्डेंस में इस इंटरवल के पास भी पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये दोनों इंटरवल चाहे जैसे भी हों, लेकिन अब आज की तारीख में दोनों इंटरवल हमेशा कैसे होंगे, 1 आंटो करस्पॉन्डेंसी रखेंगे। इसका मतलब दोनों इंटरवल एक दूसरे के इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत इसमें, ये फिगर से तो समझ में आ रहा है। अपने हिसाब से कॉर्नर पर ये फिगर बना देना, कॉर्नर कि 1/1 के लिए एक एक करस्पॉन्डेंसी मिल रही है। यहाँ पर है ना, इतना होने के बाद कॉर्नर पर पहले फिगर बना देना और
इधर लिख देना क्लियरली दिस मैप इज 1 1 on 2. Clearly this map is 1 1 on 2. So इसलिए ये दिया गया इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू क्लोज्ड इंटरवल सी बी। और ये फॉर्मूला हम पहले ही बोल चुके हैं, सिर्फ इसी इंटरवल के लिए नहीं, क्लोज्ड ओपन ओपन क्लोज्ड, ठीक, या दोनों साइड क्लोज्ड या दोनों साइड ओपन, किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है। यानी ये बात से तय हो गया, कोई भी दो इंटरवल हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि उनके किनारे कैसे, बस किनारे डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ से ये बात पता चलती है ना, जितना पोटेंशियल एक इंटरवल का होता है उतना ही पोटेंशियल दूसरे इंटरवल का। गलत जुबान में कहें तो गलत जुबान ये है कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट पहले इंटरवल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट दूसरे इंटरवल में होंगे। हालांकि इनफाइनाइट सेट पर ये बात कहना गलत है, इनफाइनाइट सेट पर आप पोटेंशियल की ही बात कर सकते हैं। ये लाइन जो बनी हुई है ना, ये लाइन पॉइंट को गिनने का काम कर रहा है। जिनको दिक्कत लगे तो वापस से इस चीज ये चलो ओरिजिन से मिला देते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर खड़े हुए यहाँ पहला पॉइंट मान लो मिलता है x1। जिस वक्त यहाँ खड़े हुए अपने को इधर भी गिनना है कि क्या इधर भी पॉइंट मिलेंगे। सोचो हम यहाँ से ऊपर चढ़े तो इसके ठीक सामने हमको कोई ना कोई नजर आएगा कि नहीं आएगा। यानी जिस वक्त आप यहाँ पर x1 ले रहे थे, यहाँ कौन मिल रहा था, y1, करेस्पॉन्डेंसी हुई। जब यहाँ एक मिला तो यहाँ भी आपको एक मिला ही। अगला देखो, इसके थोड़ा आगे बढ़ो यहाँ पर, हालांकि दोनों के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए कुछ तो चलना पड़ेगा। यहाँ आए तो यहाँ पॉइंट कौन मिला, x2। लेकिन जब हम यहाँ आए तो जरा ऊपर चढ़ो, इसको एक छत मानो, छत पर खड़े होते ही ठीक उसके सामने एक और पॉइंट y2 नजर आता है कि नहीं। तो यानी जब हमको यहाँ नीचे एक आदमी खड़ा मिलता है तो ऊपर भी एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अब फिर आगे बढ़े, यहाँ आते हैं x3 पर, नीचे एक आदमी खड़ा है और सामने जो छत पर खड़ा है उसको पता चलता है जब हम छत पर और ऊपर चढ़े तो नीचे x3 नजर आ रहा है, ऊपर कौन नजर आ रहा है, y3। करेस्पॉन्डेंसी दिखी। फिर वो और ऊपर चढ़ता है, यहाँ आ गया, यहाँ आने पर पता चलता है नीचे अगला पॉइंट कौन है, x4। तो यहाँ सामने अगला पॉइंट कौन है, y4। क्या नीचे खड़े एक आदमी के लिए सामने एक आदमी की करेस्पॉन्डेंसी मिल रही है कि नहीं। यानी जितना इस इंटरवल में आप पॉइंट लेते जाओगे उतना ही आपको इधर भी पॉइंट मिलते जा रहे हैं। दिस इज द 1 1 on 2 correspondency between the two intervals। क्लियर है ये बात है। अब सोचो इससे जो मेन चीज क्लियर हुई है वो मेन चीज क्या है। अगर हम एक इंटरवल लेते हैं 5 से लेकर के 8 तो वास्तविकता में इसमें इंटीजर कुल कितने आए, इंटीजर 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 4 इंटीजर आए केवल। अब दूसरी तरफ हम इंटरवल ले रहे हैं 8 से लेकर के और चले गए हम 20। इसमें इंटीजर गिनो कितने आ गए, 8 9 10, 3 तो यही आ गए और 10 और आ गए। तो इसमें 13 इंटीजर है और इसमें केवल 4 इंटीजर है। एक बार की आंख से देखने पर पता चलता है वो सेट ऑलरेडी बड़ा है और ये सेट छोटा है। लेंथ भी अगर नापो ना तो उसकी लेंथ बड़ी है। गौर करना, किसी इंटरवल की लेंथ निकालने के लिए इसमें से इसको हटा देते हैं। 20 - 8 इज इक्वल टू कितना आया, 12। इसकी लेंथ 12 आ रही है जबकि इसकी लेंथ 8 - 5 दैट इज इक्वल टू केवल कितनी, 3। सही कहा है ना। तो ये केवल 3 सेंटीमीटर की एक पतली सी पट्टी है और वो जो है वो 12 सेंटीमीटर की एक पट्टी है। दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है 12 सेंटीमीटर वाला बड़ा है तो उसके पास नंबर ऑफ पॉइंट भी ज्यादा होंगे। बावजूद इसके नंबर ऑफ पॉइंट इसमें भी ज्यादा है, नंबर ऑफ पॉइंट इसमें भी हैं, दोनों में नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट हैं। फिर भी आज की तारीख में दोनों का पोटेंशियल आपस में कैसा हो गया, एक बराबर हो चुका। यही एक किस्सा होता है जब आपको नंबर की थ्योरी से अलग हट करके भी सोचना पड़ता है कि भले कैंटोर यही बात कहते हैं, कैंटोर कहते हैं कि आप यूं ही मुंह खोल करके नहीं बोल सकते हैं कि हर सेट के पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं। आपको इंफिनिटी का भी कंपैरिजन करना पड़ेगा क्योंकि जब एक छोटा सर्किल खींचा जाता है जिसकी रेडियस केवल 3 सेंटीमीटर है तो सामने वाला कहता है इस सर्किल में भी नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। और जब एक और सर्किल खींचा जाता है जिसके अंदर ये कंटेन है तो सोचो इस सर्किल की रेडियस हम कहते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले ने अपने अंदर में 3 वाले को कंटेन किया, सामने वाला कहता है इसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट, तो कहोगे इसके अंदर भी कितने, इनफिनिटी। सोचो छोटी सर्किल के अंदर भी इनफिनिटी, बड़े के अंदर भी इनफिनिटी। लेकिन ये तो तय हुआ ना, ये इनफाइनाइट पॉइंट इस वाले पॉइंट से तो कमतर ही बैठ रहे हैं।
इसका मतलब आपको इन्फिनिटी का कंपैरिजन करना पड़ेगा, और तब बात पता चलती है कि इनिशियल स्टेज में एक वो इन्फिनिटी सामने आती है जो काउंटेबल है, जो गिनी जा सकती है, दैट्स द अलिफ नॉट। और एक वो इन्फिनिटी है जो नहीं गिनी जा सकती है, वो हो गई सी। और एलिफ नॉट और सी के बीच में कोई तीसरी इन्फिनिटी मौजूद नहीं होती है। सी अनकाउंटेबल इन्फिनिटी है जिसको नहीं गिना जा सकता, जो इस इंटरवल के पास आएगी। इस इंटरवल के पास आप गिन नहीं सकते, क्योंकि इंटरवल में साइड बाई साइड के 2 पॉइंट कोई नहीं बता सकता कि साइड बाई साइड का 2 पॉइंट कौन है। हम कहें 5 के ठीक बाद वाला पॉइंट बताओ, पॉसिबल है? बता पाना? 5 के ठीक बाद का नहीं पॉसिबल। इंटीजर की दुनिया में पॉसिबल है, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, लेकिन इंटरवल में तो 2 रियल नंबर के बीच में कुल कितने रियल नंबर है? इनफाइनाइट, तो आप नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल की दुनिया बस। तो अब तब पर भी इनका कहा जाएगा, अब नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं कहे जाएगा, अब कहा जाएगा दोनों का पोटेंशियल एक बराबर है, इसीलिए दोनों सेट इक्विपोटेंशियल। ये इसका मतलब यहाँ से हम रूल जनरलाइज कर सकते हैं। दिमाग लगाना, दिमाग में सिमिलरली बाय द सेम फंक्शन, similarly by the same function ये रुका चल रहा किसी कॉल by the same function we can show that क्लोज्ड के लिए दिखाई चुके हैं, ओपन का करना, ओपन इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल सी डी। ठीक, ये याद रखना, हम किनारे डिफरेंट लेकर के चल रहे हैं, किनारे सेम कर दोगे तो ये इनपुट ही हो जाएगा, क्लोज लगाने पर सिंगलटन हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, लिख नहीं रखते, मर्जी हो तो लिख लेना कि इन जनरल यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू बी, सी डज नॉट इक्वल टू डी, ये लिख देना पार्टनर। और इसके बाद क्लोज्ड ए बी ओपन इज इक्विवेलेंट टू क्लोज्ड सी डी ओपन, सेम टू सेम पे बात कर। अगला देखना, क्लोज्ड ए बी ओपन इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल सी डी, ये भी चलेगा, ये भी, इससे फर्क अब नहीं पड़ रहा, अब हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तय हो चुका है किसी इंटरवल में नंबर ऑफ पॉइंट हम कितने जानते हैं, इनफाइनाइट, और वो इन्फिनिटी ऐसी है जो कि अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो जहां जहां, इसका मतलब हम दुनिया में किसी भी इंटरवल के लिए नहीं गिन सकते, तय है। ये कितना टाइम? 8-5 ना, अभी तो 8-10 सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी इंटरवल में ये तय नहीं कर सकते कि हम पॉइंट को किस हिसाब से गिने। तो सारे इंटरवल कैसे हुए? अनकाउंटेबल, और ये मैपिंग साबित कर देगी कि आपको 1 by 1 करेस्पॉन्डेंसी सबके लिए मिलेगी। तय, अभी गौर करना, अब क्या करना, किसी को ऐसा देखना, इसको हम इतना छोटा सा, केवल छोटा सा, और इनका हाल देखना, इसको हम यहाँ से लेकर के और सीधी लाइन यहाँ, ये इतना बड़ा, तब पर भी तो करेस्पॉन्डेंसी मिलेगी। सोचो इसके लिए आना, इसके लिए यहाँ और यहाँ, ये पॉइंट करेस्पॉन्डेंसी पर मिला कि नहीं मिला? तो जाहिर सी बात है, अगर इसके करेस्पॉन्डेंस का पॉइंट चाहिए तो गौर करना, इसको सामने खींच लो और इसको ऊपर खींच लो, क्या ये दोनों लाइन कभी टकराएंगी? जहाँ टकराएंगी ये आपका कट हो गया, 2 पॉइंट मिल गए, और एक ही प्लेन में 2 पॉइंट मिल गए, तो इनको मिला करके एक लाइन हम हमेशा ट्रेस कर सकते हैं। पार हो गई कि नहीं? अब फिर सोचना, ये इंटरवल, अब हमको इसकी नीड नहीं है, अब यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ के लिए आपको यहाँ एक पॉइंट तो सामने एक, यहाँ एक पॉइंट सामने एक, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक, यहाँ 1-1 तो करेस्पॉन्डेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी? यानी इंटरवल छोटे बड़े चाहे जैसे भी अब हमको दे दिए जाएं, हमारे पास ये मैपिंग है जिसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि सारे लोग एक दूसरे के कैसे बैठेंगे, इक्विवेलेंट। इससे मतलब नहीं कि आप टाइप कौन सा ले रहे हो, हम ये भी कह सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए क्लोज्ड बी इज इक्विवेलेंट टू, अब ये तो क्लोज का ही था, क्लोज्ड सी ओपन, ये भी कह सकते हैं, इटसेट्रा, ईटीसी कर देना, और भी इसी तरीके से दिखाएगा। क्लियर हुई ये बात है? ये माना जाए कि कोई भी इंटरवल दिया जाएगा, मैपिंग इस तरीके से निकाल दोगे, पॉसिबल? सिंपल, लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट, यही एक कैलकुलेशन करनी है।
अच्छा ये नहीं है कि बस एक ही मैपिंग होती है, इसके अलावा भी मैपिंग होती हैं। पहले ही बता चुके हैं कि अगर पहले सेट में जितने एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो ए और बी दोनों के बीच में मैपिंग हो रही है, तो ए के एलिमेंट बी पर मैप हो रहे हैं। काउंटिंग बता चुके हैं, फाइनाइट सेट में फैक्टोरियल n आया हुआ था। पहले एलिमेंट के लिए n प्लेस मौजूद थे, दूसरे के लिए n-1 हो गया, तीसरे के लिए n-2, घटते घटते लास्ट के लिए 1। तो कुल कितने तरीके से आप मैप कर सकते थे 1 1 8 2? याद आया? फैक्टोरियल n वहां पर कैलकुलेट कराया, वो फाइनाइट सेट की बात है। तो इसका मतलब जब आप इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हो तब पर भी ये बातें हैं कि आपको 1 1 8 2 मैप एक से ज्यादा भी मिलेगा। तो एक से ज्यादा मिल सकता है, तो एक तो निकाल दिया गया, अपना काम बन चुका है। अब इसके बाद की मैप चाहो तो सोच करके और मैप डिजाइन की जा सकती है, और हो भी सकता है कि तुम इतनी बातें ना सोच पाओ। तो कुल मिला के मेन बात ये थी कि अपने पास एक मैपिंग होनी चाहिए कि हम ये कह सकें कि कोई भी दो इंटरवल जिनके किनारे डिफरेंट हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट। क्लियर मेन बात है? इसके बाद अब मेन कह सकते हो चैप्टर में अब कदम बढ़ रहे हैं काउंटेबिलिटी। अब तक इक्विवेलेंसी बता रहे हैं और कुछ काम काउंटेबिलिटी का इक्विवेलेंसी बताने में भी कर चुके हैं कि दोनों सेट इक्विवेलेंट हो गए। चैप्टर का आप कह सकते हो है चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम क्या थे ये बताना। इस चैप्टर का नाम शुरुआत में क्या था? इक्विवेलेंट से शुरुआत किए थे या काउंटेबल से? काउंटेबिलिटी से शुरुआत ना। अब यहीं पर लाइन खींच देना, मेन काउंटेबिलिटी अब यहाँ से स्टार्ट, उसी के नीचे अंडरलाइन खींच दो बस। ट्राई कर लेना कुछ मैपिंग ऐसी बनाने की, हाथ खुले रहेंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी, अदरवाइज फिर दिक्कत नहीं करते हैं। जब ना आए तब ये याद रखना, मान लो तुमको मैपिंग नहीं आए और एग्जाम में कह दिया कि मतलब आप दिखाइए कि दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, नहीं याद आ रही तुमको मैपिंग, तो एक काम करना, सही सलामत तरीके से फिगर ड्रॉ करना और फिगर ड्रॉ करके ये दिखा देना कि दोनों के बीच में 1 1 8 2 करेस्पॉन्डेंसी हो रही है, लेकिन फिगर सही सलामत तरीके से दिखाना है। ये गड़बड़ी न करना कि मतलब तुम्हारे पास रूल ही ना रहे फिगर में। जैसे कल शिवानी भेजी हुई थी, शिवानी ने मैपिंग को डिफाइन किया, लेकिन जो हम लास्ट टाइम में n क्रॉस n से n को इक्विवेलेंट दिखाए थे उसी मैपिंग को अप्लाई कर दिया। वो मैपिंग को अप्लाई करनी तो उनकी जो शुरुआत हो रही थी काउंटिंग करने की वो 3 से हो रही थी। अब सोचो उनके हिसाब से 3 के बाद सारे मैच हो गए, लेकिन उन्होंने 1 और 2 दो नेचुरल नंबर छोड़ दिया कि नहीं, दो असाइन नहीं हुए, तो आप आंटो कैसे बोल सकते हो? तब तो रोक लग गई, तब मैपिंग आपको ठीक ठाक। जैसे किसी ने कहा ना कि दिखाइए कि इंटीजर का सेट z इक्विवेलेंट है n के, और तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम मैपिंग कैसे डिफाइन करें, तब तुमको इसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है कि नेचुरल के साथ 1 1 आंटो करेस्पॉन्डेंसी दिखा सके। ऐसा नहीं कि आप डिफाइन करने के लिए आगे तो बढ़ गए लेकिन आप मैपिंग ही नहीं दिखा पा रहे सही सलामत, तब z को यही बात है, तब z को ऐसा लिखना पड़ेगा, z इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से, 0 को पहले लो, फिर 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, सामने वाले को पता है आपने कुछ नहीं छोड़ा, आप हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर उसके बगल बगल बैठाते जाना। अब मुझे यहाँ पर नेचुरल लिख देना और नेचुरल के इसके ठीक नीचे लगाते जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। यही करेस्पॉन्डेंसी, ये रहा, ये आया, ये भी, ये आए, ये इस तरीके से। रूल सामने वाला समझ जाएगा कि तुम लिख भले नहीं पाए, रूल तुम्हारे पास मौजूद है। रूल देखना, 0 कैसा है, तो इंटीजर लेकिन नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, उस पर आपने किसको असाइन किया? 1 को। लेकिन जब 1 को असाइन किए तो सोचो 1 कौन था? ऑड था कि इवन था? ऑड है, ऑड। उसके बाद 2 इवन असाइन हुआ है किस पर? पॉजिटिव 1 पर, ठीक। 3 कैसा नंबर है? ऑड वाला नंबर असाइन हुआ है किस पर? नेगेटिव पर। गौर करना, फिर ऑड असाइन हुआ है नेगेटिव पर, ऑड असाइन हुआ नेगेटिव पर, हर बार ऑड नंबर नेगेटिव पर असाइन हो रहा है, क्लियर है। और हर बार इवन नंबर जितने आ रहे हैं, सोचो इवन, वो पॉजिटिव पर असाइन हो रहे हैं, इवन पॉजिटिव पर असाइन। रूल सामने वाला समझ जाएगा कि तुम्हारे पास रूल थे, पता चला तुमने इसको ऐसा उल्टा बना दिया, 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, और इधर अब नेचुरल नंबर बना दिया। आप फंस चुके हो बुरी तरीके से। अब जब असाइन करने के लिए जाओगे तब या तो फिर चालाकी करो, चालाकी ये करो, नेचुरल को फिर 2 हिस्से में तोड़ो। नेचुरल का एक हिस्सा इवन टूटेगा, एक हिस्सा कैसा टूटेगा? ऑड का टूटेगा,
और इधर वाले को या इधर कहीं एक जगह पर इवन बनेगा, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कहाँ। पहले तो इनको सेंटर पर मर्ज करा दे दिए। अब बाकी जितने बच रहे हैं 2 से शुरुआत करो, इवन ऑड तोड़ दो, इधर सारे इवन बैठा दो, देखना 2 फिर 4 6 8 16 और इधर सारे कितने बैठा दो, ऑड। ऑड का मतलब कितना 3, फिर अगला कितना 5, अगला कितना 7। सेम रूल है, सेम रूल, बस लिखते वक्त ये याद रखना कि तुम किस रूल से चल रहे हो, वो रूल साफ सुथरे दिखाई देने चाहिए। सामने वाला भी कॉपी चेक कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख करके छोड़ दो, वो अपना दिमाग चलाता रहेगा, नहीं, थोड़ी राहत उसको भी, थोड़ी राहत तुम भी लो। तुमको इतनी राहत मिल गई, तुम मैपिंग को लिख नहीं पाए लेकिन तुमने विजुलाइज करा दिया कि मैपिंग मेरी यही है। पता चला तुम ना तो मैपिंग विजुलाइज करा पा रहे हो, ना तो लिख रहे हो, तो सब में जो उसकी नहीं है, हो सकता है नंबर पूरा, दोनों बातें पॉसिबल। अभी क्लियर है? लेकिन कोशिश करना, मैक्सिमम केसेस ना ऐसे ही निकल पूछे जाते हैं जिनमें आपको मैपिंग पता हो। अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा पूछ ले जिसकी मैपिंग ना हो, ये अपने यहाँ का भी ट्रेंड में नहीं आ रहा है। कितने हो सकते हैं, कितने टाइम सेकेंड ईयर का। इसी पर इसको रोक दो ना, काउंटेबिलिटी कल शुरू करेंगे, मेहरबान ना मुझे ज़्यादा काउंटेबिलिटी कल शुरू, ठीक है, इसी पर आज के लिए शुरू।